गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले 4 दिनों से मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, कुछ नेटवर्क इशूज चल रहे थे। आज मैं डायमेंशनल एनालिसिस पे न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कंपटीशंस के हैं। आप इसको सीरियसली वॉच करना और समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस के बाद क्लास 11th के स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैं उनको कैलकुलस और वेक्टर ठीक से पढ़ा दूँ, सो दैट फिजिक्स में जो एप्लीकेशन होता है उसको अच्छी तरह से कैच कर सकें, समझ सकें। तो मैंने सोचा है कि आज डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट कराता हूँ। उसके बाद मैं कुछ वीडियोस डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा पे प्रिपेयर करता हूँ और अपलोड करता हूँ, सो दैट जो 10th पास बच्चे 11th में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। सो प्यारे बच्चों, देखिए आज आपको मैं जो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। द डायमेंशंस ऑफ half epsilon naught e square, where epsilon naught is called permittivity of free space and capital E stands for electric field intensity। 4 ऑप्शन दिया है, आपको सही बताना है। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से देखोगे, कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला होता है या कभी कभी एक से अधिक फार्मूले का मिक्सचर होता है। फिलहाल ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो। इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। So du is very small amount of electrostatic field energy stored in very small volume dV. So du by dV is energy upon volume, and this represents energy density, and this is your complete formula. तो बच्चों, इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम लोग इस बेसिक फार्मूले को यूज करेंगे। You know du is energy, this dimensional formula should be ml to t minus 2, and dV is volume, that should be L cube. So after division you have ml minus 1 t minus 2. So this is option C. C option. One more example. The time dependence of a physical quantity P is given by P equals P naught into e power minus alpha t cube, where alpha is a constant, t is time, and P naught is the peak value of P. The dimension of constant alpha is। बच्चों, ये मैथ का एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है मैथ में पढ़ते ही पावर एक्स, जब ही पावर एक्स को ओपन करते हो तो इनफाइनाइट सीरीज होती है और एक्स पे जो पावर है वो बढ़ता जाता है। अगर मैं इस पूरे को एक्स मान लूँ तो जब इसको खोलेंगे तो इस पे एक्स पे पावर बढ़ता जाएगा। तो इसको फिजिक्स में फिजिबल होने के लिए एक्स को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, नहीं तो फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी एक्सपोनेंशियल सीरीज सही इक्वेशन नहीं देगा। एक्स को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये पावर एक्स भी डायमेंशनलेस होता है। अगर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ तो इसको हर हाल में डायमेंशनलेस होना चाहिए, तभी ये पी ओ डी एच की थ्योरी से सही माना जाएगा। अगर ये डायमेंशनलेस होगा बच्चों तो इसमें अल्फ़ा टी क्यूब को हम लोग डायमेंशनलेस मानेंगे। अल्फ़ा टी क्यूब को डायमेंशनलेस मानेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा टी क्यूब इक्वल सेम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 0। डायमेंशनलेस क्वांटिटी को ऐसे ही दिखाती हो। देन डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा टी क्यूब को इधर ला के डिवाइड करो,
बच्चों टी को टाइम लिख रखा है, तो टी क्यूब को डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में आके कैपिटल टी क्यूब आएगा। कैपिटल टी क्यूब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो t-3 आएगा। तुम चाहो तो इन दोनों को 1 1 लिख सकती हो। तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज t-3। सो ये हो गया ऑप्शन डी। देखो डी ऑप्शन सही हो गया। देन नेक्स्ट एग्जांपल, द डायमेंशंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर denoted by symbol s vector, definition E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। बच्चों ये जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में पाया जाता है और ये उसका फॉर्मूला होता है। सो ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर becomes equal to the average intensity of electromagnetic wave। उस चैप्टर में आपको इसका डेरिवेशन पढ़ाया जाएगा कि पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जो एवरेज वैल्यू होती है वन टाइम पीरियड में, वो इंटेंसिटी वेक्टर के एवरेज वैल्यू के बराबर होती है। अल्टीमेटली इसका डायमेंशन वही होगा जो वेव की इंटेंसिटी का होगा। बच्चों वेव की इंटेंसिटी आप कैसे डिफाइन करते हो? सो एनर्जी ऑफ वेव क्रॉसिंग perpendicularly per unit area per unit time। I mean this is energy, this is cross sectional area and this is time interval। ये इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है बच्चों। इस डेफिनेशन से ये तो एनर्जी हुआ, इसका ये पहले से पता है मिल टू t-2। ये टाइम हुआ, इसका कैपिटल टी आएगा। ये कैपिटल एरिया हुआ, इसका एल स्क्वायर आएगा। डिवाइड करने पर बच्चों क्या मिलता है? mt-3 मिलता है। ये हो गया ऑप्शन ए। ये हो गया ऑप्शन ए। आंसर मिला लो ऑप्शन ए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ई एम जे एंड कैपिटल जी डिनोट एनर्जी, कैपिटल ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मास, जे फॉर एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द डायमेंशंस ऑफ ई जे स्क्वायर अपॉन एम पावर 5 जी स्क्वायर आर दैट ऑफ। इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन इन चारों में से किससे मैच होगा? चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखोगे ये एक से अधिक फार्मूले का मिक्सचर है। इसमें से मैं जो बेसिक फार्मूले उनको सेपरेट करूंगा और सेपरेट करके डायमेंशनल फार्मूला निकालने की कोशिश करूंगा। ये कैसे निकलेगा देखो। We can use individual formula for each quantity, that is Ej square upon m power 5 g square। J को बोला गया एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, तो J की जगह पे mvr फार्मूला रख दो। m पावर 5 से m अलग कर लो, जो बचा उसको jm स्क्वायर का स्क्वायर लिख डालो। आप बच्चों क्या करो कि इसमें से एम बी स्क्वायर अलग कर लो, एम आर स्क्वायर अलग कर लो और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज़ करो। तो जी एम वन एम टू आई मीन जी एम स्क्वायर की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसको रिप्लेस कर डालो, फिर स्क्वायर लगा डालो। उसके बाद देखो क्या होने जा रहा है। एम बी स्क्वायर जो होता है ये एनर्जी का डायमेंशन देता है,
देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है, तो उसमें 1/2 डायमेंशनलेस होता है, तो एम स्क्वायर एनर्जी देगा, एनर्जी इंटू एनर्जी, एनर्जी स्क्वायर हुआ इंटू एम आर स्क्वायर हुआ, मास को स्मॉल एम सिंबल दे दूँ। अच्छा बच्चों, इसमें से फोर्स इंटू डिस्टेंस को एनर्जी लिखा जा सकता है, एफ इंटू आर को अलग कर लो, उसको एनर्जी का सिंबल दे दो, सिंगल आर बचा रहने दो, होल स्क्वायर कर दो। अब ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है, कटा दो, पहले उसको ओपन कर लो, बहुत ध्यान से देखो, रिपीट किया हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे तो तीनों क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी, कैंसिल होगी तीनों क्वांटिटी पे 0 0 पावर आएगा। अगर इन तीनों के अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला पुट करोगे तो एम एल टी पे पावर 0 0 आ जाएगा। उसे समझ में आ रहा है कि ये पूरी पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस मानी जाएगी। अगर ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी तो इन चारों में से किससे मैच होगा? एंगल से मैच होगा, क्योंकि एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। हाउएवर लेंथ, टाइम और मास डायमेंशनलेस नहीं होता, लेकिन एंगल तो डायमेंशनलेस होता है। तो तुम्हारा जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन ए से मैच होगा। वन मोर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ गैस इज गिवन बाय PV equals AT plus BT square. Where P for pressure, V for volume, T for temperature. The dimension of constant A into B is. चार ऑप्शन दिया है बच्चों। So according to PODH, इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट होता है, ईच टर्म का बोथ साइड में सेम डायमेंशन होना चाहिए। यही आपको PODH पढ़ाया गया बच्चों। इट मीन्स व्हाट? डायमेंशंस ऑफ PV सेम एज डायमेंशंस ऑफ AT, सेम एज डायमेंशंस ऑफ BT स्क्वायर। ये थ्योरी में लगाने जा रहा हूँ। According to PODH, dimensions of PV same as dimensions of AT, same as dimensions of BT square। बच्चों अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो ए का फॉर्मूला बनता है PV बाई टी, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बी का फॉर्मूला बनता है PV बाई टी स्क्वायर। या टी इज टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बच्चों। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। 10 टू भी मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसा आया। आप पहले से जानते होंगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम से एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ब्रैकेट में रख दो, उसका स्क्वायर कर दो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ थीटा क्यूब कर दो, फिर इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ ऐसा आएगा। सो दिस इज ऑप्शन डी। डन। डी ऑप्शन मैच करा लो। देखो वन मोर एग्जांपल, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MP ME स्क्वायर C क्यूब G, सारी क्वांटिटी का वेरी स्मॉल E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, C for speed of light, MP is mass of proton, M is mass of electron, G is gravitational constant। चार ऑप्शन दिया बच्चों। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक से अधिक फार्मूले को मिक्स किया हुआ है। अगर इसमें से फार्मूले को सेपरेट किया जाए तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा।
एक तो डायरेक्ट मेथड है कि हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दूं, लेकिन कभी कभी वो लेंदी हो जाता है, इसलिए फार्मूले को सेपरेट करना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ। वी कैन यूज इंडिविजुअल फार्मूलाज। ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अलग करूँ, स्क्वायर लगा दूँ, जी इंटू एम स्क्वायर को अलग करूँ, और एम पी इंटू सी क्यूब को अलग करूँ। अब तुम्हें पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इसको Q1 Q2 माना जा सकता है। Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायमेंशनली किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होगा। कूलम्स लॉ यूज़ करो बच्चों, कूलम्स लॉ यूज करो। कूलम्स लॉ में 4 पर डायमेंशनलेस होता है, उसको इग्नोर करो। इसकी वैल्यू आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, इसको लिख डालो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल करो, इसको G m1 m2 मानो। तो G m1 m2 थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, इसको रिपीट कर डालो। अब क्या करो, ये जो स्क्वायर टर्म है उसको सिंगल टर्म से कैंसिल करा दो, इस पर सिंगल पावर बचेगा, सिंगल पावर बचेगा, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख डालो। सी क्यूब को सेपरेट कर डालो। अब क्या होगा, एफ इंटू आर से एनर्जी मिलेगा, इसको ई इंटू आर लिख डालो। आइंस्टीन के फार्मूले से एम से स्क्वायर भी एनर्जी होता है, तो इसको ई इंटू सी लिख डालो। ई को ई से कटा डालो, आर बाई सी आएगा। अब आर तो लेंथ होता है, सी स्पीड होता है, तो उसको एल टी माइनस 1 लिख डालो। कैंसिल कराने के बाद टी आएगा, ये ऑप्शन बी इससे मैच हो गया। बच्चों आपने देखा ये ज़्यादा आसान था। अगर आप एक एक क्वांटिटी को रखते तो मे भी कुछ बच्चे जी का भूल गए होंगे, कुछ बच्चे एप्सिलॉन नॉट का भूल गए होंगे। अब भूल गए होंगे तो रिकॉल करने में उनको इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन फार्मूले रिप्लेस कर देने पर मुझको लास्ट में तो खाली आर और सी ही मिलेगा। और ये तो सभी को रटा ही होता है कि आर इज लेंथ एंड सी इज स्पीड, तो आसानी से हो गया। तो फार्मूले सेपरेट करना बेहतर होता है मेरी समझ से। ये हो गया ऑप्शन बी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर द गिवन इंटीग्रल। बच्चों मैं आपको अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस वॉल्यूम 2। उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, वहीं से पढ़ा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 2 अल्फा टी माइनस टी पावर 4 इक्वल्स अल्फा पावर x साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ t, where t is time, the value of x is, x की वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। प्यारे बच्चों इसमें मुझको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको समझाता हूँ। जब आप इंटीग्रल पढ़ते हो तो आपको ये सिखाया जाता है कि समेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज is called integration. Dimensions of a physical quantity never changes. बच्चों जैसे आप लिखते हो इंटीग्रल डी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू, इंटीग्रल डी एक्स बराबर एक्स, इंटीग्रल डी टी बराबर टी। तो बच्चों डी डब्ल्यू इंटीग्रेट करने से पहले है और कैपिटल डब्ल्यू इंटीग्रेट करने के बाद है। तो डी डब्ल्यू के स्मॉल वर्क बोलते हैं, कैपिटल डब्ल्यू को बिग वर्क बोलते हैं। इसे साफ पता चलता है कि इंटीग्रेशन वाले मेथड से क्वांटिटी बड़ी हो जाती है मगर डायमेंशन वही नहीं रहता, चेंज नहीं होता। क्वांटिटी वही रहती है, केवल मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क, कैपिटल डब्ल्यू बिग वर्क। तो बच्चों वर्क पहले भी था, इंटीग्रेट करने के बाद भी वर्क मिला, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगी, तो डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा।
तो कमेंट है कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी नेवर चेंजेस। इंटीग्रेट करने से डायमेंशन नहीं बदलता, याद रखो। सबसे पहले तुम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालो, लिख डालो। इंटीग्रल अगर मैं हटा भी दूँ तो भी डायमेंशन नहीं बदलेगा, सेम टू सेम डायमेंशन होगा। क्वेश्चन में टी को टाइम बोला है और डी टी स्मॉल टाइम होता है, इसका डायमेंशन सिंबल कैपिटल टी होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पी और डी एच अगर बीच में माइनस लगा है और ये टाइम पावर 4 है, तो हर हाल में इसको भी टाइम पावर 4 होना ही चाहिए, क्योंकि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर सब्ट्रैक्ट करे हो तो ये टी पावर 4 है तो भी टी पावर 4 होगा, और डिफरेंस भी टी पावर 4 ही होगा। डिफरेंस लेने से बच्चों यूनिट नहीं बदलता। जैसे कि 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, आंसर लिखोगे 5 न्यूटन। डिफरेंस लेने पर बच्चों क्वांटिटी वही रहती है, यूनिट वही रहता है। अगर ये टी पावर 4 है तो भी टी पावर 4 होगा, तो डिफरेंस का भी यूनिट और डायमेंशन टी पावर 4 ही होगा। आप उसको टी पावर 4 लिख डालो और वह रूट लगा दूँ, तो रूट के बाहर ये टी स्क्वायर आएगा और इसके साथ कैंसिल हो गया, टी माइनस 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाल लिया एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड का निकालो, ये पूरा राइट हैंड साइड है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं अल्फा पे फोकस करूं। ये टी पावर 4 है, ये जो 2 फैक्टर है इसको डायमेंशनलेस मानो। इंटीग्रल कैलकुलस में ऐसे कांस्टेंट जो बगल में आती हैं वो डायमेंशनलेस ही आती है। तो अल्फा टी को टी पावर 4 होना ही चाहिए। अगर अल्फा टी को टी पावर 4 होना ही चाहिए तो अल्फा को टी क्यूब होना ही चाहिए। यहाँ से पता चलता है कि अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला टी क्यूब आएगा। बच्चों यहाँ पे टी क्यूब रख दो, पावर एक्स रेज कर दो। तो मैथ में पढ़ते हो कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैथ की लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा थीटा होता है। जब ये पूरा का पूरा थीटा होगा तो थीटा तो यूनिट लेस और डायमेंशन, सॉरी यूनिट तो होगा उसका रेडियन, बट डायमेंशन लेस तो होगा ही वो। तो डायमेंशन लेस है तो इसको इग्नोर कर दो, इसको टी क्यूब पावर एक्स लिख डालो, इसको मल्टीप्लाई कर डालो टी पावर 3x, इसको इक्वेशन 2 लिखो। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। ये जो रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं ये भी इक्वल होना चाहिए। तो पार्ट्स को इक्वल करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? 3x इक्वल्स -1, 10x इक्वल्स -1/3। ऑप्शन बी मैच करा लो, -1/3। One more question. If the permittivity epsilon, permeability mu and length capital L are taken as fundamental quantities, the dimensional formula for velocity in this system would be। ये आपका क्वेश्चन, ये तो बच्चों आसानी से लग जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला जो लिखा है 1/√μ इंटू एप्साइलन, इस पूरे फार्मूले को कहते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ गिवन मीडियम। उस चैप्टर में आप इस फार्मूले को पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं ये पूरी क्वांटिटी स्पीड रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ दिस टोटल। रूट को डिस्ट्रीब्यूट करा दो, फिर ऊपर लेते जाओ तो माइनस हाफ पावर दोनों पे आ जाएगा। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला
म्यू और एप्सिलॉन के टर्म ऐसे मिलेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एल का कोई टर्म नहीं है, एल पावर 0 इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला आसानी से मिल गया, और मिल गया आसानी से तो मैच कराओगे, ये ऑप्शन डी आएगा। कभी कभी तो आसानी से हो गया, नहीं तो फिर इसको हमको डिटेल में करके दिखाना पड़ता है। इस चैप्टर में बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं, जो मैं पिछले एपिसोड में बाहुबली और कटप्पा वाले क्वेश्चन में करना सिखाया था। यूनिट कन्वर्जन वाला टेक्निक लगा के ये क्वेश्चन बिना किसी ट्रिक के आसानी से लगा सकते हो और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। इसमें कोई ट्रिक लगाओगे तो कभी कभी फंस जाओगे। मैं ट्रिक सिखाने से मना करता हूँ, और ट्रिक के साथ सबसे बुरी बात यह है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है, तो वो ट्रिक काम ही नहीं करता है, यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ओरिजिनल फंडामेंटल मेथड सिखाने की कोशिश करता हूँ, और ये कहता हूँ कि जो एग्ज़ाम में टाइम लगता है, उस सोचने में टाइम लगता है, 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर बिना ट्रिक अप्लाई किए कभी 3-4 लाइन लिखना पड़ गया तो याद रखना, उससे तुम्हारा टाइम किल नहीं होगा, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं ओरिजिनल टेक्निक से करके दिखाऊंगा। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 20 cm, 30 grams and 0.2 seconds respectively. The unit of force in this system will be equivalent to, we have 4 options in Newton. Got it? तो जो मैं ओरिजिनल मेथड सिखाया हूँ उसी पे आता हूँ। तो क्वेश्चन में पढ़ के लग गया होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फोर्स है। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला रिकॉल करो। वी नो द फार्मूला फॉर द यूनिट कन्वर्जन, N1 U1 equals N2 U2. Here 1 U1 equals N2 न्यूटन। प्यारे बच्चों, तुम्हारे क्वेश्चन में ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये सिस्टम अननोन है। वो कह रहा है कि इस अननोन सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन में बताओ। तो मान लो ये फोर्स का यूनिट है U1, U1 फोर्स का यूनिट है उस नए सिस्टम में, तो उसके यूनिट की वैल्यू न्यूटन में बताओ। यूनिट का मतलब 1 होता है, तो मैं लेफ्ट साइड में लिख दिया 1 U1, राइट साइड में लिख दिया N2 न्यूटन। यानी कि उसमें जो फोर्स का 1 यूनिट होगा वो न्यूटन में कितने के बराबर होगा। तो न्यूटन में कितने के बराबर होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, तो उसको N2 सिंबल दे दो और N2 को अननोन मान के चलो, और उसमें फोर्स का यूनिट U1 लिख डालो। कोई नाम नहीं दिया है तो सिंबल U1 रहने दो, और यूनिट बोला है तो उसको 1 लिख डालो। ये ऐसे फार्मूला बना लो। न्यूटन बिलोंग्स टू एस यूनिट्स। अब मैं आपको ये सिखाया था, याद करो, U1 की जगह पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, न्यूटन की जगह पे भी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, मगर यहाँ 1 अटैच कर डालो, यहाँ 2 अटैच कर डालो, मगर फार्मूले का जो फॉर्मेट है वो 4 से मैच होना चाहिए। MLT-2 MLT-2 वो मैच होना चाहिए। बच्चों फिर मैं आपको ये बताया था कि जो आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें ये यूनिट ऑफ मास कहलाता है, ये यूनिट ऑफ लेंथ कहलाता है, ये यूनिट ऑफ टाइम कहलाता है। और जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है SI, उसमें ये यूनिट ऑफ मास है, ये यूनिट ऑफ लेंथ है, और ये यूनिट ऑफ टाइम है। तो फर्स्ट सिस्टम में यूनिट ऑफ मास कितना दिया है, 30 ग्राम्स, लिख डालो। यूनिट ऑफ लेंथ कितना दिया है, 20 cm, लिख डालो। यूनिट ऑफ टाइम कितना दिया है, 0.2 सेकेंड्स, लिख डालो। और जिस पे जितना पावर रेज है उतना पावर दिखाए रहो। फिर ऐसा यूनिट में यूनिट ऑफ मास क्या है, 1 kg, आप पहले से जानते हो। यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, 1 मीटर। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, 1 सेकेंड, लिख डालो।
बच्चों क्या करो, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पावर -2 सेपरेट कर लो, फिर ये 0.2 पे -2 पावर रेज हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ करो या मैनुअली भी कर सकते हो। 0.2 पे पावर -2 रेज होगा, उसको 20 × 30 में मल्टीप्लाई करो, तो सॉल्व करना बच्चों 15,000 आएगा। इज इट? केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करो, कर लिया। मीटर को सेंटीमीटर में लिखो, लिख डाला। सेकंड को रिपीट कर डालो, लिख डाला। बच्चों यहाँ से ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2 को अलग कर डालो। 1 पावर -2 इज़ 1, इग्नोर इट। 100 × 1000 बच्चों ये 1 लाख हो गया, आई मीन 1 लाख हो गया। अब देखो ये दोनों तरफ से ये जो यूनिट है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें इंटू चाहिए, ये जो 1 लाख आया है 1 लाख से इस 15,000 को डिवाइड करो, आता है 0.15। प्यारे बच्चों देखो, बिना दिमाग लगाए केवल प्रोसीजर सीख लो, कोई ट्रिक मत सीखो। 2-3 लाइन खर्च करना होगा, करते जाओ, कम से कम सोचने का टाइम तो बचेगा। केवल प्रोसीजर सीख लो। बाहुबली कटप्पा वाला क्वेश्चन में इसी तरह से किया था। 10 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ ले जाके रख दो, तुम्हारा आंसर आएगा 1U1 = 0.15 न्यूटन। मतलब ये जो उस वाले सिस्टम में फोर्स का यूनिट होगा वो न्यूटन में 0.15 न्यूटन के बराबर होगा। ऑप्शन मैच कराओगे, ऑप्शन बी आएगा। देखा, बिना किसी ट्रिक के डायरेक्ट ओरिजिनल मेथड से सॉल्व हो गया। कि मेरा ओपिनियन है प्यारे बच्चों, मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ओपिनियन गलत नहीं होगा। मैंने बहुत रिसर्च किया है कि क्या सही है क्या गलत है बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे ट्रिक के पीछे पागल होते हैं, मगर ट्रिक के साथ बुरी बात यह है कि क्वेश्चन को रटना पड़ता है। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आ गया तो रटा हुआ ट्रिक काम करेगा। क्वेश्चन की एक लाइन भी बदल दी गई तो बच्चे पजल्ड हो जाते हैं, वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए मैं हमेशा ओरिजिनल सिंगल टेक्निक बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें ट्रिक जैसी कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकती हो, मगर करते जाओ बिना सोचे, अब क्वेश्चन आंसर तक पहुँच जाओगे ज़रूर। मैं इसी मेथड से पढ़ा रहा हूँ, इतने साल पढ़ाते हुए हो गए। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। नहीं तो रट्टा मारो, देखो कितने परेशान रहोगे। बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने देखा कितनी आसानी से कर लिया। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये जेई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसको रिसेंटली जेई मेन में रिपीट किया गया है। इसको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, फोकस रहना। ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आता है। स्मॉल Cp एंड स्मॉल Cv आर ग्राम स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों ये ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करते ही नहीं है, इसलिए इसको स्मॉल सी सिंबल से डिनोट करा गया है। फिर कहता है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट Cp - Cv = स्मॉल है, ये स्मॉल लेटर में फॉर एन आइडियल गैस विथ ग्राम मॉलिकुलर वेट कैपिटल M। ये गैस का ग्राम मॉलिकुलर वेट है, इसी को मोलर मास भी कहा जाता है। जिस गैस के लिए ये फार्मूला है उसी गैस का ये मोलर मास है। करेक्ट वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R इज। तुम सोचते होगे कि Cp - Cv कैपिटल R होता है। प्यारे बच्चों वो जो मेयर्स फार्मूला पढ़े हो उसमें यहाँ कैपिटल C होता है और यहाँ भी कैपिटल C होता है। बच्चों कैपिटल C को हम लोग कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये कैपिटल C कहते ही नहीं है, स्मॉल C है, तो इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कैपिटल R नहीं होता है, ये हर गैस के लिए अलग अलग आता है। इन कैपिटल लेटर में होता तो हर गैस के लिए ये कैपिटल R ही होता है। तब मैं इसको कैपिटल C में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसको देखते हुए कैपिटल R की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, 4 ऑप्शन दिया है। Cp एंड Cv आर ग्राम स्पेसिफिक हीट,
बच्चों इसका यूनिट अगर बनाया जाए ये होगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब बच्चों ग्राम को मैं मोल में कैसे लिखूंगा? अगर इसको 1 ग्राम मैं कहूँ, कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 ग्राम मानो, तो बच्चों 1 ग्राम को हम लोग 1/M मोल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, मैं केमिस्ट्री वाले स्टाइल में सिखाया हूँ। सिंस M ग्राम इक्वल्स 1 मोल, इसको मॉलिक्यूलर वेट बोला है, तो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में पढ़ते हो। M ग्राम को 1 मोल करते हो, तो 1 ग्राम की वैल्यू यूनिटरी मेथड से कितना आएगा? 1 ग्राम। M से इधर डिवाइड करोगे तो 1 ग्राम की वैल्यू 1/M मोल आएगा। तो बच्चों इसको मैं 1 ग्राम कंसिडर करता हूँ, उसको लिखता हूँ 1/M मोल। फिर ये M पलट के ऊपर जाएगा, CP में मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये M CP बन गया, और जो यूनिट बचेगा वो जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ मान लो इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, सपोज 70 मान लो, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया, आया 70 जूल पर मोल पर केल्विन। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 70 जूल हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन पे आओ। 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी क्वांटिटी हीट एनर्जी आप देते हो, बाय डेफिनेशन वही तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है। प्यारे बच्चों वही तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तुम्हारी गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। चूँकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे होएगा, और उसका सिंबल बच्चों क्या बनाओगे? CP बनाओगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखोगे? M इंटू स्मॉल CP लिखोगे। मतलब ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो आता है M इंटू स्मॉल CP। तो मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया कि CP को M इंटू स्मॉल CP लिख सकते हो, और पढ़ोगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली वी कैन डिड्यूस दैट CV इक्वल्स M इंटू CV। अब हम लोग मैथ्स रिलेशन पहले से पढ़े हुए हैं। CP माइनस CV बिकम्स इक्वल टू R। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो, इन दोनों की वैल्यू मैंने रख दिया, उसको R लिख दिया। M को कॉमन ले लिया, कॉमन ला के इसको डिवाइड कर दिया। R बाई M की वैल्यू कितनी आती है? स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV। तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV की वैल्यू R बाई M होता है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में ये डिफरेंस स्मॉल a दिया है। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R की वैल्यू आती है स्मॉल a इंटू M। ऑप्शन ए मैच हो गया, ऑप्शन ए मैच कराओ, मैच हो गया। बच्चों एक क्वेश्चन और देखो, ये भी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन जे एडवांस में कई साल पहले पूछे जा चुके हैं, अदर कंपटीशन वाले ओरिजिनल क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं और कॉपी पेस्ट कर डालते हैं। अभी रिसेंटली इसको रिपीट करा गया है जेई मेन में, इसको देखिए। Planck's constant small h, speed of light c, and gravitational constant g are used to form a unit of length. Then the correct option is R। एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। बच्चों जो ओरिजिनल फार्मूला सिखाया हूँ, फार्मूला इस्टेब्लिश करने का ओरिजिनल मेथड जो सिखाया हूँ, वही इस्तेमाल करो। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल क्वांटिटी मानने को कह रहा है। अब मान लो कि यही तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और जो लेंथ है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। वो ऐसा कह रहा है, मानो कि लेंथ डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये तीनों फंडामेंटल है, ऐसा वो कह रहा है। तो अगर ये डिराइव्ड है तो इसका एक्सप्रेशन इन तीनों फंडामेंटल के टर्म में डिराइव करो। बच्चों इसका जो फार्मूला आप निकालोगे, इन तीनों क्वांटिटी पे कितना कितना पावर एज होगा, बस वही नहीं मालूम होता है। तो आप लिख दो लेट एल बी इक्वल टू के टाइम्स एच पावर एक्स सी पावर वाई जी पावर जेड, ऐसा मान लो। यही सीखे हो तुम। तुम्हें याद होगा कि के को डायमेंशनलेस कांस्टेंट माना गया था। इसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट मानो, अकॉर्डिंग टू पी ओ डी एच लगा दो। आई मीन प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। क्या थ्योरी पढ़े हो? डायमेंशंस ऑफ एल एच एस इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ आर एच एस। देखो बच्चों, यहाँ भी मैं ओरिजिनल मेथड लगा रहा हूँ, कोई शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक में बहुत रिस्क होता है, क्वेश्चन बदल जाता है तो ट्रिक फेल हो जाता है। तो ओरिजिनल मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो कैसे होगा। ऐसे लिख डालो, पी ओ डी एच लगा दो। ये लेंथ है तो उसका डायमेंशनल सिंबल तो एल ही होगा। अच्छा, के को डायमेंशनल एस माने हो, उसको हटा दो, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। एच को प्लैंक्स कांस्टेंट बोला है, तो तुम फोटानिक एनर्जी ई बराबर एच न्यू फार्मूला पढ़े होगे। एच को ई बाई न्यू लिख डालो। याद रखना, न्यू फ्रेक्वेंसी होता है और ई फोटान की एनर्जी होता है। पावर एक्स चढ़ा दो। सी स्पीड ऑफ लाइट वैसे ही रखो। कैपिटल जी में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो, वो शॉर्ट में आएगा एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। पावर जेड लगा दो। अब बच्चों जानते हो फ्रेक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है। 1 अपॉन टाइम का टी ऊपर चला गया, ए इंटू टी हो गया। इसको रिपीट कर डालो, इसको रिपीट कर डालो। अब क्या करो, इनके डायमेंशनल फार्मूला जो पहले से जानते हो पुट करो। एनर्जी का ये पहले से जानते हो, टाइम का टी पहले से जानते हो, स्पीड सी की जगह पे इसको रख डालो। अच्छा, ए फोर्स होता है, एम एल टी माइनस 2 लिख डालो। आर लेंथ होता है, एल स्क्वायर लिख डालो। ये मास होता है, एम स्क्वायर लिख डालो। अब ये पावर मल्टीप्लाई कर लो और तीनों क्वांटिटी पे पावर्स कैलकुलेट कर लो। ये काम तो तुम कर ही लोगे। लेफ्ट साइड में खाली एल पावर 1 है, एल पावर 1 बीच में लगा दो, टी पावर 0 एम पावर 0 अटैच कर दो। इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, मगर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करके देख लोगे, टेम पे कुल पावर इतना आएगा, एल पे टोटल इतना आएगा, टी पे टोटल इतना आएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले भी सिखाया हूँ कि अकॉर्डिंग टू पी ओ डी एच जब ये दोनों बराबर होते हैं, टेम के रिस्पेक्टिव पावर कंपेयर किए जाते हैं, एल पर रिस्पेक्टिव पावर कंपेयर किए जाते हैं, टी पे रिस्पेक्टिव पावर कंपेयर किए जाते हैं। रिस्पेक्टिव पावर कंपेयर करके एक इक्वेशन ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। थ्योरी पढ़े हो कि जितने अननोन उतने इक्वेशन चाहिए। बच्चों एक्स वाई जेड तीन ही अननोन है और 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी है। अगर 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ये तीनों अननोन सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसेगा। तो मैंने सॉल्व कर लिया है, तुम वेरीफाई कर लेना। सॉल्व करके मैं ये क्वांटिटी निकाल चुका हूँ, वो तुम खुद से कर लेना। तो आता है जेड इक्वल्स 1/2, एक्स इक्वल्स 1/2, वाई इक्वल्स -3/2। प्यारे बच्चों, जब इन तीनों पावर को अलग अलग रख के देखा जाएगा तो लिखा जाएगा एल प्रोपोर्शनल टू √h। देखो एक्स कितना आया है, 1/2। एच पावर एक्स का मतलब 1/2 को रूट भी तो कहते हो। एल प्रोपोर्शनल टू √h, यही
और बेटा जी पे कितना पावर एज कराए थे, जी पे जेड पावर एज कराए हो, जेड की वैल्यू कितना निकाले हो 1/2, तो उसको भी जी को रूट में लिख सकते हो, टेल प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। तो 4 ऑप्शन में केवल यही 2 मैच होंगे, यही 2 मैच होंगे, तो इसे ऑप्शन सी और डी मैच हो गया। इन दोनों को मैच करा के देखो, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी देखो मैच हो गया। देखो यहाँ सी अंडर रूट में लिखा है, लेकिन सी पे तो पावर -3/2 डिराइव करे, ये -3/2 तो नहीं माना जाएगा, तो ये तो गलत ही हो गया, ये गलत ही हो गया। तो मैच तो खाली 2 ही होगा, इसमें 2 ऑप्शन होंगे। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है और ये इसका एक पार्ट अभी रिपीट हुआ है। तो ये ओरिजिनल मेथड है बच्चों, इसमें ट्रिक व्रिक सीखने का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है, वो बड़ा फंसाता है, बहुत डराता है। तो मैं अपनी समझ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो रिसेंटली कंपटीशन में पूछे गए थे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, ओरिजिनल मेथड सिखाया। और मेरी बुक में जो ये ट्राई आउट सप्लीमेंट है, इसमें 200-250 क्वेश्चन होते हैं, गैलेक्सी है और दूसरा सप्लीमेंट यूनिवर्सल है। ये सारे क्वेश्चन मेरी बुक से आप प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस गेन कर लो, और इस तरह से तुम कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। होपफुल रहो, प्रैक्टिस ज़रूर करो, केवल वीडियो देखने से नहीं सीख पाओगे, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 200-250 क्वेश्चन है इसमें, पूरे यूनिवर्सल मिला के, ये सब आप खुद से करो। तो बच्चों आज देखा कि मैंने डायमेंशन एनालिसिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन कराए और ओरिजिनल टेक्निक सिखाने की कोशिश किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने उससे फ़ायदा उठाया होगा। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप भी कर लो, सो दैट आपको कंपटीशन में डर ना लगे और एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। मतलब मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर करे हैं जो डिफ़िकल्ट माने जाते हैं और जिसमें टेक्निक इस्तेमाल होता है, बट मैं बार बार इस बात की वकालत अभी भी कर रहा हूँ कि ट्रिक सीखने के पीछे पागल मत बनो, हर क्वेश्चन को ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करना सीखो और उसी से कॉन्फिडेंस आता है। तो बच्चों की डिमांड पर इसके बाद मैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा पे लेक्चर अपलोड करूँगा। तो जिसको इंटरेस्ट होगा सीखने में वो हमारे वीडियो को देखते रहेंगे और फ़ायदा उठाते रहेंगे। मैं अपना काम करता रहूँगा और आप अपना काम करते रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी एग्ज़ाम और कंपटीशन को प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ऑनेस्टली लगे रहो और मेरे वीडियो लेक्चर से सीखते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए, एंड विश यू गुड डे। सी यू अगेन।